any officer, set over me, even to the peril of my life. कभी कागजों में सिमटा ये नारा आज हर भारतीय की जुबान पर होता है। जब भी बात देशभक्ति की होती है तो ये नारा सबसे पहले लगाया जाता है। जय हिंद का मतलब होता है भारत की जय। लेकिन आज हर भारतीय की जुबान पर चढ़ा ये नारा आखिर दिया किसने था? इस सवाल के जवाब में सबसे पहला नाम सुभाष चंद्र बोस का आता है, जो कि एक हद तक सही भी है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने ही आम जनता और अपनी आजाद हिंद फौज के सामने सबसे पहले जय हिंद का नारा लगाया था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा जरूर लगाया था, लेकिन इसे उन्होंने भी नहीं दिया था। यही नहीं, कई जगहों पर कहा जाता है कि इस नारे को आबिद हसन सफरान ने सुभाष चंद्र बोस को दिया था। कई जगहों पर चंपाकरण पिल्लई को इस नारे को लाने का श्रेय दिया जाता है। वैसे तो जय हिंद का नारा सभी हिंदुस्तानियों का है, लेकिन सबसे पहले इस नारे को इस्तेमाल में एक पहाड़ी ने लाया था। जी हाँ, आपने सही सुना, एक पहाड़ी ने जय हिंद नारे को व्यापक स्तर पर इस्तेमाल करना शुरू किया था। इस एपिसोड में आज हम आपको बता रहे हैं उस शख्स के बारे में जिसने न सिर्फ ये अमर नारा दिया, बल्कि जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। देश के प्रति उनका प्रेम कितना था, इसका अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अंग्रेज़ों ने उन्हें एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी के लिए निमंत्रण भेजा, लेकिन उन्होंने उसे लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी समझदारी और सूझबूझ से सैकड़ों युवाओं को देश की आज़ादी के लिए प्रेरित किया था। इस रिपोर्ट में हम न सिर्फ आपको जय हिंद नारे के सुभाष चंद्र बोस तक पहुँचने की पूरी कहानी बताएंगे, साथ ही जानेंगे आज कहानी पहाड़ के एक महान स्वातंत्र्य वीर जिसने भारत की विजय का अमिट नारा दिया। आगे बढ़ने से पहले इस रिपोर्ट को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि पहाड़ की विभूतियों का सब तक पहुंचना जरूरी है। अब रिपोर्ट पर आते हैं। वैसे तो जय हिंद नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उन्होंने इस नारे को वो प्रसिद्धि दिलाई जिसका ये हकदार था, लेकिन ये नारा बोस ने बोला जरूर था, लेकिन लिखा राम सिंह धोनी ने था। कई मीडिया रिपोर्ट्स और रिसर्च में ये बात सामने आती है कि जय हिंद नारे का भारतवर्ष में सबसे पहले इस्तेमाल साल 1921 में किया गया था, और ये इस्तेमाल राम सिंह धोनी ने किया था। अब वो कैसे, वो भी जानेंगे, लेकिन पहले राम सिंह धोनी को जान लेते हैं। अल्मोड़ा की तल्ला सालम पट्टी के तल्ला विनोला गांव में 24 फरवरी 1893 को राम सिंह धोनी का जन्म हुआ। बता दें कि ये वही पट्टी है जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का भी गांव है। माता कुंती देवी और पिता हिम्मत सिंह धोनी ने बड़े नाजों से राम सिंह को पाला। राम सिंह धोनी बचपन से ही अति प्रतिभाशाली और परिश्रमी थे। 1908 में इन्होंने जैती से कक्षा 4 की परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने अल्मोड़ा टाउन स्कूल में कक्षा 5 में प्रवेश लिया और हाई स्कूल तक इसी विद्यालय से पढ़ाई की। मिडिल परीक्षा में वो फर्स्ट रैंक लाने में कामयाब रहे तो उन्हें 5 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप भी मिलने लगी। साल 1912-13 के आसपास अल्मोड़ा में देश के कई महान पुरुषों का आगमन हुआ। इसमें काका कालेलकर, आनंद स्वामी, पंडित मदन मोहन मालवीय, विनय कुमार सरकार समेत कई प्रमुख थे। इन महापुरुषों के दर्शन एवं उपदेशों से ही राम सिंह के मन में देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की भावना गहरी होती चली गई। 1912 में स्वामी सत्यदेव अल्मोड़ा आए और उन्होंने यहाँ पर शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की। राम सिंह धोनी इस साहित्य समिति के स्थायी सदस्य बन गए। अब उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ ग्रंथों का और अखबारों पत्रिकाओं का अध्ययन करना शुरू कर दिया। स्वामी सत्यदेव की तरफ से अपने निवास स्थान पर नारायण तेवाड़ी देवाल में खोले गए समर स्कूल में भी धोनी का आना जाना लगा रहता था। धोनी ने हाई स्कूल के अपने दोस्तों और सहपाठियों के सहयोग से एक छात्र सभा सम्मेलन का भी गठन किया। इसमें समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम एवं हिंदी भाषा की उन्नति जैसे विषयों की चर्चाएं होती थीं। हाई स्कूल पास करने के बाद वो इलाहाबाद चले गए और वहां उन्होंने इरविन क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया।
1917 में उन्होंने एफए और साल 1919 में बीए की परीक्षा पास की। बीए पास करने के बाद वो सालम लौट आए। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में राम सिंह धोनी ही बीए पास करने वाले पहले व्यक्ति थे। यही कारण था कि जब वो लौटे तो सालम की जनता ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत एवं जय जयकार करते हुए उन्हें अल्मोड़ा से सालम तक पालकी में लेकर चली गई थी। विद्यार्थी जीवन से ही राजनीतिक घटना चक्र के प्रति राम सिंह धोनी की गहरी रुचि थी। इलाहाबाद में पढ़ने के दौरान ही वो अपने साथियों के साथ राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार विमर्श किया करते थे। उन्होंने अपनी कॉलेज के दिनों से ही लोगों में राष्ट्रीय भावना को जगाना शुरू कर दिया था। देश प्रेम की इसी भावना ने उन्हें होम रूल लीग का सदस्य बना दिया। इससे वो देश के स्वतंत्रता आंदोलन से सीधे जुड़ गए थे। धोनी में देशभक्ति और स्वाभिमान की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने विद्यार्थी जीवन में ही सरकारी नौकरी न करने का पक्का निश्चय कर लिया था और अंत तक अपने उसी फैसले पर डटे रहे। 1919 में उनके बीए पास करने के बाद तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर विडम ने उन्हें नायब तहसीलदार के पद पर कार्य करने के लिए निमंत्रण भेजा, लेकिन राम सिंह धोनी ने अपनी गरीबी हालात के बावजूद उसे ठुकरा दिया। धोनी के इस फैसले से उनके पिता काफी नाराज भी हुए। साल 1920 में राम सिंह धोनी राजस्थान चले गए। वहां उन्हें बीकानेर के राजा ने सूरतगढ़ स्कूल में 80 रुपए प्रति माह वेतन पर रख लिया। यहां इन्होंने 1 साल तक काम किया। इसके बाद इन्होंने फतेहपुर में भी पढ़ाया। जब साल 1921 में सारे भारतवर्ष में कांग्रेस कमेटियां बनाई जाने लगी तो राम सिंह धोनी ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने फतेहपुर में कांग्रेस कमेटी की स्थापना कर वहां आज़ादी का बिगुल बजाया। धोनी ने अपने स्कूल में फुटबॉल को विदेशी खेल बताकर बंद करवा दिया और उसकी जगह पर कबड्डी और अन्य देशी खेलों को शुरू करवाया। भारतीय रियासतों में राजनीतिक आंदोलनों के जन्मदाताओं में राम सिंह धोनी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। राम सिंह धोनी के जीवन का मुख्य लक्ष्य अध्यापन के माध्यम से जनता में देश प्रेम एवं राष्ट्रीय भावनाओं का प्रचार करना था। धोनी राष्ट्रीय कांग्रेस से साल 1921 से ही फतेहपुर में कांग्रेस कमेटी की स्थापना करने से जुड़ गए थे, पर कांग्रेस में संगठन का कार्य करने का विशेष अवसर उन्हें अल्मोड़ा में ही मिला। यहाँ उन्होंने अपने सहयोगियों बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, विक्टर मोहन जोशी और मोहन सिंह मेहता आदि के साथ कांग्रेस को मजबूत बनाने का काम किया। धोनी 1923 से 1927 तक अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य भी रहे। वो 1925 में कुछ महीनों तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। उन्होंने क्षेत्र में निःशुल्क शिक्षा का प्रसार भी किया। उन्होंने अपनी माता की पुण्य स्मृति में सालम में कुंती देवी पुस्तकालय की स्थापना की, जो बाद में धोनी स्मारक को दे दिया गया। धोनी ने पहाड़ में न सिर्फ शिक्षा का प्रसार किया बल्कि उन्होंने गोवंश के लिए भी काम किया था। धोनी 1925 से 1926 तक शक्ति पत्रिका के संपादक भी रहे। अपने थोड़े से कार्यकाल में उन्होंने देश की सभी महत्वपूर्ण समस्याओं पर गंभीरतापूर्ण लेख और टिप्पणियां लिखी। ब्रिटिश सरकार की ओर से लगान बढ़ाने के लिए होने वाले बंदोबस्त के विरोध में उन्होंने आंदोलन चलाया और उनका ये सफर देशभक्ति का अनवरत चलता रहा। राम सिंह धोनी अपने साथियों को आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे। इसके लिए धोनी उन्हें पत्र लिखा करते थे। जब भी धोनी अपने साथियों को पत्र लिखते तो उसमें सबसे ऊपर जय हिंद लिख दिया करते थे। माना जाता है कि 1921 में जब धोनी ने पत्र लिखे तो यह पहली बार था जब किसी ने जय हिंद नारे का इस्तेमाल किया था। हालांकि जय हिंद नारे को लेकर और भी दावे किए जाते हैं। नव भारत टाइम्स के एक आर्टिकल के मुताबिक इस नारे का सुझाव जैनुल अबिदीन हसन, जिनका नाम कई जगह पर आबिद हसन सफरानी भी है, ने दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने इस नारे का सुझाव साल 1940 में सुभाष चंद्र बोस को दिया था और उसी के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया था। एक नाम डॉक्टर चंपक रमन पिल्लई का भी आता है। बताया जाता है कि उन्होंने 1907 में जय हिंद शब्द की कल्पना कर दी थी, जिसे ही 1940 के दशक में आबिद हसन सफरानी के सुझाव पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना के नारे के रूप में अपनाया गया था। हालांकि दैनिक जागरण और अमर उजाला की रिपोर्ट साफ बताती है कि अल्मोड़ा के क्रांतिकारी राम सिंह धोनी ने इस नारे को साल 1921 में दिया था।
अब संभव है कि चंपक रमन पिल्लई ने कहीं ऐसा नारा रखने को लेकर बात की होगी और बाद में धोनी ने इसे उपयोग में लाना शुरू कर दिया होगा, जिसे सफरानी ने बॉस तक पहुंचाया होगा। ऐसे में ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि जय हिंद के नारे को धोनी ने सबसे पहले इस्तेमाल में लाना शुरू किया। हालांकि इतिहास के पन्नों में दावे अलग अलग हैं। इसी जय हिंद नारे को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के समक्ष साल 1943 में जापान में बुलंद किया था। तत्कालीन बंबई में उन्होंने पहाड़ के लोगों को एकजुट कर हिमालय पर्वतीय संघ की स्थापना भी की। तब के बंबई में 1923 में चेचक फैल गया और इस दौरान धोनी लोगों की सेवा के लिए सड़कों पर उतर आए। इसी दौरान चेचक की चपेट में आने की वजह से 12 नवंबर 1930 को 37 साल की अल्पायु में उनका निधन हो गया। इस त्यागी महापुरुष एवं महान देशभक्त ने अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा। धोनी जब तक रहे समाज और राष्ट्र के लिए ही जिए। निर्धनता में भी देश को निस्वार्थ सेवा करने वाले इस महान सपूत की याद में साल 1935 में सालम में राम सिंह धोनी आश्रम की स्थापना हुई। यही आश्रम सालम की 1942 की जन क्रांति का भी केंद्र बना। इस प्रकार धोनी एक सच्चे देशभक्त, समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री, स्वाभिमानी, निर्भीक, हिंदी प्रेमी, त्याग और सादगी की प्रतिमूर्ति और सात्विक जीवन यापन करने वाले क्रांतिकारी थे। हमें और आपको जरूरत है कि ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में जानें और लोगों को बताएं। और ऐसे ही एक महान नायक पहाड़ के हुए जिन्हें पहाड़ का आम्बेडकर भी कहा जाता है। ये रिपोर्ट जरूर देखें और जानें कि कैसे इन्होंने जाति उत्पीड़न से लड़ते हुए समाज की बेहतरी के लिए काम किया। आखिर में अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।